कल की जो क्लास थी हमारे जो प्रीवियस क्लास के अंदर अध्यावरणी तंत्र चल रहा था, चैप्टर नंबर 21 अध्यावरणी तंत्र। अध्यावरणी तंत्र, इसके अंदर हमने कल आप यानी कि त्वचा से व्युत्पन्न जो संरचनाएं थी, एक तो था रोम और दूसरे थे त्वक ग्रंथियां, इनके बारे में अध्ययन कराया था। इससे पहले वाली क्लास में हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन, उसके अंदर हमने एपिडर्मिस और डर्मिस पार्टों का भाग अध्ययन किया। इसके अलावा रोम की संरचना थी, उसके बारे में हमने अध्ययन किया और उसके बाद हमने त्वक ग्रंथियों के बारे में अध्ययन किया। तो जो ग्रंथियां हैं, जो त्वचा से संबंधित ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों का जो निर्माण है वो मैल्पीकी स्तर से होता है। कौन से स्तर से होता है? मैल्पीकी स्तर से। अब ये जो मानव में जो ग्रंथियां थी त्वचा संबंधित वो निम्नलिखित थी, जिसमें सबसे पहले हमने अध्ययन किया था कल श्वेत ग्रंथियों का। श्वेत ग्रंथियां, जब श्वेत ग्रंथियों की बात की थी हमने कि ये ग्रंथियां सरल और नलिकाकार होती हैं। ये ग्रंथियां सरल और नलिकाकार होती हैं। इसके अलावा इनका जो कुंडलित भाग था वो डर्मिस के अंदर धसा रहता है और महीन जो नलिका है वो एपिडर्मिस से बाहर त्वचा में आपका त्वचा से बाहर यानी कि एपिडर्मिस से बाहर खुलती है। इसके अलावा ये जो श्वेत ग्रंथियां हैं ये पसीने का श्रावण का कार्य करती हैं, यानी कि पसीने का उत्सर्जन करती हैं। पसीने में मुख्य रूप से जल होता है, CO2, यूरिया और लवण। लवण होने के लिए जो हमारा पसीना है वो खारा होता है, नमकीन होता है। कैसा होता है? नमकीन। इसके अलावा हमने कल ग्लैंड्स के बारे में ये भी बताया था कि ये स्रावित पदार्थ के रूप में, यानी स्राव के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। एक थी बेटा मीरोक्राइन, दूसरी थी बेटा एपोक्राइन और तीसरी थी बेटा आपकी होलोक्राइन। ये 3 प्रकार की पड़ती है। तो श्वेत ग्रंथि है वो मीरोक्राइन प्रकार की है। मीरोक्राइन का मतलब क्या था? मैंने कल भी बताया था आपको कि जब कोशिका का कोई भी पार्ट डैमेज नहीं होता है, यानी कि जो रिस करके आएगा, स्राव आएगा, उसको हम मीरोक्राइन कहते हैं। एपोक्राइन में जब सेल्स का शीर्ष भाग डैमेज होता है और होलोक्राइन में जब पूरी की पूरी सेल ही डैमेज होती है तो उसे हम होलोक्राइन कहते हैं। अब कल हमने श्वेत ग्रंथि के बारे में पढ़ा था, तो श्वेत ग्रंथि मैंने कल पढ़ाया था लेकिन उसको रिपीट कर रहा हूं धीरे धीरे। श्वेत ग्रंथि मीरोक्राइन प्रकार की ग्रंथि है, ठीक है बेटा। इसके अलावा मनुष्य का जो शरीर है उसके अंदर लगभग 25 लाख श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये शरीर के समस्त भागों में पाई जाती हैं, लेकिन हथेली और तलवे में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ये श्वेत ग्रंथियां थी। दूसरी आपकी तेल या सेबेसियस ग्रंथि, तेल या सेबेसियस ग्रंथि। इनका जो निर्माण था बेटा, जो पुटका है फॉलिकल, उस फॉलिकल के एपिथेलियम ऊतक के फलन से होता है। इनका निर्माण पुटका के एपिथेलियम ऊतक के बलन से होता है और पुटका में ही ये खुलती हैं। ये होलोक्राइन प्रकार की ग्रंथि होती हैं, अर्थात जो स्रावित पदार्थ भर जाने के बाद
ये संपूर्ण कोशिका नष्ट होकर स्राव के रूप में बाहर निकलने लगती है। इन ग्रंथियों के द्वारा एक दूध जैसा गाढ़ा तेल पदार्थ स्रावित किया जाता है जिसको हम सीबम कहते हैं, जो कि रोम कांड को चिकना बनाने का कार्य करता है। इसके अलावा इसमें इस ग्रंथि में सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण किया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन डी का संश्लेषण किया जाता है। तीसरी थी बेटा आपकी स्तन ग्रंथियां। देखो बेटा, स्तन ग्रंथि की बात करें तो ये संयुक्त नलिकाकार होती हैं। मानव मादा में ये सक्रिय होती हैं, पुरुष में ये निष्क्रिय होती हैं, एक जोड़ी होती हैं, वक्ष स्थल पर पाई जाती हैं। स्तन ग्रंथियों की बात करें हम तो स्तन ग्रंथि श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं। इसके अलावा स्तन ग्रंथियों की जो वृद्धि है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन अर्थात मादा हार्मोन है, ये इन हार्मोनों के द्वारा इनका नियंत्रण होता है। और जो दूध का स्रावण है वो दूध का स्रावण ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक बेटा, इसके बाद सेरोमिनस ग्रंथि। सेरोमिनस ग्रंथि, सिलुमिनस ग्रंथि। देखिए बेटा, ये तेल या सेबेसियस ग्रंथि का रूपांतरण होती है। ये बाह्य जो कर्णनाल है, ये जो बाह्य कर्णनाल है, ये श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण है। इनका बेटा श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण है। ये बाह्य कर्णनाल की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं? सिलुमिनस ग्रंथि की। तो ये श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण है। बाह्य कर्णनाल जो है इसकी कोशिकाओं में पाई जाएगी। व्यक्ति में जो है इसकी भी संरचना कैसी हो जाएगी? कुंडलित हो जाएगी। तो बाह्य कर्णनाल भी कैसी होती है? कुंडलित होती है। यह सेबेसियस ग्रंथि के साथ मिलकर सेरुमन अर्थात मोम जैसे पदार्थ का स्रावण करती है, जो कर्णपटल की सुरक्षा करती है। पांचवी थी बेटा आपकी मूलाधार या बक्षण। मूलाधार या बक्षण ग्रंथि। देखिए बेटा, मूलाधार ये तेल या सेबेसियस ग्रंथि का रूपांतरण होती है। क्योंकि ये मूलाधार यानी बक्षण क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए इसको बक्षण ग्रंथि कहते हैं। यानी कि गुदा और मूत्र जनन क्षेत्र के मध्य में यह पाई जाती है। ये एक विशिष्ट प्रकार की गंध का स्रावण करती है, इसलिए इसको गंध ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मानव में इनका अभाव होता है। छठवां बेटा मीलोमियन। ठीक है बेटा, ये सेबेसियस यानी तेल ग्रंथियों का रूपांतरण है। जो आपकी जो पलक है उनकी बरौनियों में ये पाई जाती है। ठीक, कहाँ स्थित होती है? बरौनियों में। यह एक तेलीय पदार्थ का स्रावण करती है, जो कि कॉर्निया और पलकों को चिकना बनाती है एवं कोरोना की सुरक्षा भी करती है। एक लास्ट है बेटा आपकी जेस ग्रंथि। यह भी तेल या सेबेसियस ग्रंथि का रूपांतरण होती है। ये जो पलकों की जो बरौनियां हैं वहां पाई, ये जो बरौनियां हैं यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा ये भी एक तेल जैसे पदार्थ का स्रावण करती है, जो कि जो नेत्र की जो बरौनियां हैं, जो पलकों की बरौनियां, उनको चिकना बनाए रखने में सहायता करती है। तो ये आपकी कल ग्रंथियां खत्म हो गई थी। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो मैंने कल भी बताया था आपको, वो लास्ट टॉपिक है आपका त्वचा के कार्य, फंक्शन ऑफ स्किन। टॉपिक का नाम है आज का त्वचा के कार्य। त्वचा के कार्य पार्ट नंबर 4 हो जाएगा बेटा, ये पार्ट 4। ठीक है बेटा, लास्ट टॉपिक है। कल भी बताया था बेटा मैंने आपको कि भाई त्वचा को हरपन मूलांग क्यों कहते हैं, या त्वचा के कार्यों को समझाइए। तो इस तरह का ये
आता है। अब बेटा देखो, मानव का जो शरीर है या किसी का भी कोई शरीर है, किसी भी जीव का कह सकते हैं हम, तो उसके अंदर त्वचा के बहुत कार्य हैं। अब चूंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, मनुष्य की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें अधिकांश से मनुष्य के बारे में ही अध्ययन करें। तो मनुष्य की जो स्किन है, जो त्वचा है, वो एक से अधिक कार्य करती है, एक से अधिक कार्यों को संपादित करती है। जिस प्रकार से खेल के मैदान में कोई भी खिलाड़ी अनेक भूमिकाएं निभाता है, फील्डिंग भी अच्छी करता है, बल्लेबाजी भी अच्छी करता है, बॉलिंग भी अच्छी करता है, तो ऐसे खिलाड़ी को हम ऑलराउंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में हरफन मौला। इसीलिए जो त्वचा है यह भी शरीर में एक से अधिक कार्यों को संपादित करती है, इसलिए इसे हम शरीर का हरफन मौला अंग कहते हैं। जैसे सबसे पहले शरीर की सुरक्षा करना, शरीर की सुरक्षा करना, शरीर की सुरक्षा करना। देखो बेटा, एक बार मैं आपको इसको वैसे समझाऊंगा, फिर इसको लिखूंगा, आप भी साथ के साथ में लिखते चलना। सबसे पहले शरीर की सुरक्षा। देखो, त्वचा जो है यह शरीर का बाह्य आवरण बनाती है। हमारी बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं, स्केलेटन है, कंकाल तंत्र, हड्डियां हैं, रुधिर वाहिनियां हैं। इन सब को ढकने का कार्य कौन कर रहा है? त्वचा कर रही है। तो यह शरीर का बाह्य आवरण बनाती है। त्वचा शरीर का बाह्य आवरण बनाती है और आंतरिक अंग जो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन हैं, उन ऑर्गन की, आंतरिक अंगों की चोट से, रगड़ से, धक्के से आदि से सुरक्षा भी करती है। त्वचा शरीर का बाह्य आवरण बनाती है और आंतरिक अंगों की चोट, रगड़ या धक्के से सुरक्षा भी करती है। इसके अलावा त्वचा जो है ये इन्फेक्शन अर्थात बैक्टीरिया और वायरस जैसे जो रोगजनक हैं, इनके इन्फेक्शन से भी बचाती है, इनके संक्रमण से भी सुरक्षा करती है। इसके अलावा त्वचा की व्युत्पन्न संरचनाएं कौन सी थी? रोम, नाखून इत्यादि के द्वारा कोमल अंगों की सुरक्षा भी की जाती है। तो ये शरीर की सुरक्षा किस प्रकार से होती है बॉडी में, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी है। देखिए, अब बेटा साथ के साथ आप मेरे साथ लिखते चलें। त्वचा शरीर का बाह्य आवरण, त्वचा शरीर का बाह्य आवरण बनाती है। त्वचा शरीर का बाह्य आवरण बनाती है और आंतरिक अंगों की चोट, रगड़, धक्के आदि से सुरक्षा करती है, त्वचा शरीर का बाह्य आवरण बनाती है और आंतरिक अंगों की चोट, रगड़, धक्के आदि से सुरक्षा करती है। यह हानिकारक जीवाणु, बैक्टीरिया कहते हैं इंग्लिश में, जीवाणु, वायरसों जैसे
रोगजनकों से सुरक्षा करती है, रोगजनकों से सुरक्षा करती है। एवं त्वचा की व्युत्पन्न संरचनाएं रोम, नाखून इत्यादि आदि शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करती हैं, ये आपकी शरीर की सुरक्षा कंप्लीट हो गई। कि त्वचा जो है ये शरीर का बाह्य आवरण बनाती है एवं जो आंतरिक जो इंटरनल ऑर्गन हैं उनकी कोई भी भारी चोट लगे, इस प्रकार से चोट लग जाए, रगड़ लगे, कोई धक्का दे तो उनकी भी क्या करती है, सुरक्षा करने का कार्य करती है। इसके अलावा हानिकारक जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरस हैं, उनके संक्रमण से भी हमारी रक्षा करती है। इसके अलावा त्वचा की जो व्युत्पन्न संरचना है, रोम है, नाखून है आदि की सहायता से शरीर के जो कोमल अंग हैं उनकी सुरक्षा करती है। व्युत्पन्न संरचनाएं रोम, नाखून आदि शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करती है। ये आपका पहला पॉइंट खत्म हो गया, शरीर की सुरक्षा करती है। ठीक है बेटा, उतार दीजिए इसको। सेकंड की ओर बढ़ते हैं बेटा, शरीर के ताप का नियंत्रण। सेकंड, शरीर के ताप का नियंत्रण, शरीर के ताप का नियंत्रण। दूसरा पॉइंट है आपका शरीर के ताप का नियंत्रण। दूसरा पॉइंट शरीर के ताप का नियंत्रण। देखिए मनुष्य एक समतापी प्राणी है, पहले वैसे समझाऊंगा फिर लिखूंगा फिर आपको खाते जाएगा। मनुष्य है बेटा वो समतापी प्राणी है, अर्थात इसका तापमान हमेशा समान रहता है। तापमान बढ़े चाहे घटे, तापमान बढ़े चाहे घटे, लेकिन शरीर का तापमान निश्चित बना रहता है। कितना? एक जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस अर्थात 98.4 फॉरेनहाइट होता है। अब तापमान अगर बढ़ता है तो श्वेत ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं और पसीने का श्रावण करती हैं, जिससे शरीर ठंडा हो जाता है। और टेम्परेचर जब डाउन होता है, शरीर जब तापमान जब कम होता है तो जो पेशियां हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और जिससे क्या होगा, यानी कि शरीर के अंदर कपकपी होंगी तो ऊर्जा मुक्त करेगी। लेकिन यहाँ हम त्वचा की पढ़ रहे हैं, अब श्वेत ग्रंथियां हैं वो त्वचा से संबंधित तो हैं, त्वचा से व्युत्पन्न तो हैं, इसलिए ये शरीर के ताप का भी नियंत्रण करती है। देखिए मनुष्य समतापी प्राणी है, मनुष्य समतापी प्राणी है। तापमान घटने व बढ़ने पर शरीर का तापमान निश्चित रहता है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या
98.4 फॉर्मेट होता है। मनुष्य एक साथ लेते चलो। मनुष्य समतापी प्राणी है। तापमान घटने व बढ़ने पर शरीर का तापमान निश्चित बना रहता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ताप बढ़ने पर श्वेत ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं, जिससे पसीने का स्रावन होता है। और शरीर ठंडा हो जाता है। शरीर के ताप का नियमन हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा? हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। ठीक है बेटा। अब शरीर के तापमान का नियंत्रण हो गया साहब। देखो किस तरह से हो गया। मनुष्य जो है एक समतापी प्राणी है। वह समतापी प्राणी है, अर्थात तापमान चाहे बढ़े चाहे घटे, शरीर का तापमान निश्चित बना रहता है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस अर्थात 98.4 फॉरेनहाइट होता है। तापमान अगर बढ़ता है तो श्वेत ग्रंथियां सक्रिय होती हैं और पसीने का स्रावन करती हैं, जिससे शरीर ठंडा हो जाता है। शरीर के जो टेम्परेचर का जो नियमन है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। अगला टॉपिक है बेटा आपका, इसमें अगला पॉइंट है शरीर की आकृति। लिख लिया होगा आपने ये, शरीर की आकृति। अगला है बेटा शरीर की आकृति। तीसरा पॉइंट, शरीर की आकृति। देखो त्वचा है, चूंकि बाह्य आवरण बनाती है तो यह शरीर को एक निश्चित आकृति प्रदान करने का कार्य करती है। तो इसमें केवल यही लाइन लिखनी है कि त्वचा शरीर को निश्चित आकृति प्रदान करती है। ये लिखना है बस, निश्चित आकृति प्रदान करती है। बस केवल एक लाइन लिखनी है। क्यों? क्योंकि त्वचा जो है, स्किन जो है, ये शरीर का बाह्य आवरण बनाने का कार्य करती है। अब चूंकि बाह्य आवरण बनाएगी तो एक निश्चित आकृति प्रदान भी करती है। अगला पॉइंट बेटा चौथा, बता लीजिए साथ ही साथ कि त्वचा शरीर को निश्चित आकृति प्रदान करती है। अगला पॉइंट, खाद्य संग्रह। देखिए बेटा, हमने हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन का अध्ययन किया था, त्वचा की औतकी का अध्ययन किया था। अब त्वचा की जब औतकी का अध्ययन करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से दो स्तर पाए जाते हैं, एक तो एपिडर्मिस और एक डर्मिस। दोनों चीज आएंगी यहाँ पर, दोनों से ही इनके फंक्शन निकलेंगे, एपिडर्मिस और डर्मिस। अब हमने जब डर्मिस भाग का अध्ययन किया था, जब हमने एक त्वचा की जो अनुप्रस्थ काट है उसका जब हमने एक डायग्राम प्रस्तुत किया था, जब डायग्राम बनाया था तो उसमें एपिडर्मिस ऊपर, डर्मिस नीचे और नीचे के वसा का स्तर था। क्या था? वसा का स्तर, जो कि वसा का संचय करने का कार्य करती है।
इसमें केवल हमें एक ही लाइन लिखनी है कि त्वचा के नीचे बसीय ऊतक पाए जाते हैं जो वसा का संचय करते हैं। त्वचा के नीचे बसीय ऊतक पाया जाता है जो वसा का संचय करता है, जो वसा का संचय करता है। त्वचा के नीचे जो है वहां बसीय ऊतक पाया जाता है जो कि वसा का संचय करने का कार्य करता है। लिख लीजिए बेटा इसको भी कि त्वचा के नीचे बसीय ऊतक पाया जाता है जो वसा का संचय करता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए। उपयोगी पदार्थों का संग्रह। उपयोगी पदार्थों का श्रावण। उपयोगी पदार्थों का श्रावण। देखिए बेटा, उपयोगी पदार्थों का श्रावण कैसे करता है। त्वचा से व्युत्पन्न अनेक ग्रंथियां हैं, जैसे स्वेद ग्रंथि की छोड़ दीजिए, ये उत्सर्जन में आएगा, यानी कि त्वचा से व्युत्पन्न ग्रंथियां। तेल ग्रंथि है वो तेल का श्रावण करती है, दुग्ध ग्रंथि है वो दूध का श्रावण करती है, सीवेसियस ग्रंथि में विटामिन डी का संश्लेषण होता है, सेरुमिनस ग्रंथि में मोम जैसे पदार्थ का श्रावण होता है। तो ये क्या हो जाएंगे, उपयोगी पदार्थों का श्रावण। तो त्वचा से व्युत्पन्न ग्रंथियां, विद्या त्वचा से व्युत्पन्न ग्रंथियां तेल, मोम, दुग्ध यानी कि दूध और विटामिन डी का संश्लेषण करती हैं, संश्लेषण ग्रंथियां करती हैं। ठीक है बेटा, उपयोगी पदार्थों का श्रावण। त्वचा से जो व्युत्पन्न ग्रंथियां हैं, ये जैसे तेल ग्रंथि तेल का श्रावण करेगी बेटा, और विटामिन डी का भी संश्लेषण होता है सूर्य के प्रकाश में। इसके अलावा दुग्ध जो ग्रंथि है, स्तन ग्रंथियां, वो दुग्ध का श्रावण करती हैं। सेरुमिनस जो ग्रंथि है वो मोम यानी कि सेरुमन का श्रावण करती हैं। तो इस तरह से ये अन्य उपयोगी पदार्थों का श्रावण भी करती हैं। ये लिख लीजिए बेटा। इसके बाद है बेटा उत्सर्जन, यानी कि त्वचा पसीने के रूप में उत्सर्जन का भी कार्य करती है। त्वचा जो है उत्सर्जन में आएगा, ये त्वचा जो है वो पसीने के रूप में उत्सर्जन का कार्य करती है। त्वचा पसीने के रूप में उत्सर्जन का भी कार्य करती है, क्योंकि पसीने के रूप में लवण, यूरिया, CO2 उत्सर्जित होते हैं। 3, 4, 5 छठवां पॉइंट हो गया बेटा आपका उत्सर्जन। ध्यान से पढ़ते चलो बेटा, हमें तुरंत याद हो जाएंगे। त्वचा, पहले तो आपको सीधे बता देता हूं, जो त्वचा है, जो स्किन है, में क्या पाई जाती है, स्वेद ग्रंथियां, और स्वेद ग्रंथियां पसीने का श्रावण करती हैं। तो अर्थात त्वचा पसीने के रूप में भी उत्सर्जन का कार्य करती। क्यों? उत्सर्जन क्या है? देखो बेटा, बॉडी के अंदर ऐसे पदार्थ जो हानिकारक होते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, उन्हें उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं, तथा इनको बाहर निकालने की क्रिया जो है इसे हम उत्सर्जन कहते हैं। चूंकि यूरिया, CO2 और लवण, ये तीनों के तीनों जो चीज हैं, जो तीनों पदार्थ हैं, ये बॉडी के लिए हानिकारक होती है। देखिए, त्वचा पसीने के रूप में, त्वचा पसीने के रूप में, त्वचा पसीने के रूप में उत्सर्जन का कार्य
उत्सर्जन का कार्य करती है, उत्सर्जन का कार्य करती है, क्योंकि उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यानी कि पसीने के रूप में, क्योंकि पसीने के रूप में, पसीने के रूप में लवण, यूरिया और CO2 त्वचा पसीने के रूप में उत्सर्जन का कार्य करती है, क्योंकि पसीने के रूप में लवण, यूरिया और CO2 उत्सर्जित होते हैं, CO2 उत्सर्जित होते हैं। देख लीजिए बेटा आप इसको कि त्वचा पसीने के रूप में, त्वचा पसीने के रूप में उत्सर्जन का कार्य करती है, क्योंकि पसीने के रूप में क्या हो जाएगा बेटा, लवण है, यूरिया है और CO2 आदि उत्सर्जित होते हैं। ये तीनों ही पदार्थ बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। अब चूंकि अगला बेटा गमन, देखिए हमारी जो स्किन है देखिए आप कितनी कोमल है, ये स्किन है, आसानी से मुड़ रहा है हाथ, पैर भी आसानी से चल रहे हैं, कोमल है, कैसी है, कोमल है, इसलिए ये गमन में सहायक। इसके अलावा इसमें इलास्टिक यानी कि लचीलापन है वो भी गुण पाया जाता है, जिसके कारण यह गमन में सहायता करती है। लिख देंगे, एक लाइन लिख दीजिए इसमें बस, त्वचा लचीली एवं कोमल होने के कारण, कोमल होने के कारण, त्वचा लचीली एवं कोमल होने के कारण गमन में सहायता करती है, गमन में सहायता करती है, गमन में सहायता करती। त्वचा कैसी है बेटा, लचीली है, कोमल है, तो ये गमन में सहायता भी करती है। अगला पॉइंट हो जाएगा बेटा आपका कंकाल निर्माण, कंकाल निर्माण, कंकाल निर्माण। देखिए बेटा कंकाल के निर्माण की अगर हम बात करें, देखो हमने कल यानी कि जो प्रीवियस क्लासेस थी उनमें एपिडर्मिस भी पढ़ा और डर्मिस भी पढ़ी। तो डर्मिस का जो संयोजी ऊतक है, यह संयोजी ऊतक कलाजात अस्थियों का निर्माण करता है। कौन सी अस्थियों का, कलाजात अस्थियों का निर्माण करता है, क्योंकि कंकाल का भाग होता है, जो कि कंकाल के भाग होते हैं कलाजात अस्थियां, इसलिए कंकाल के निर्माण में भी सहायता करती है। कौन, त्वचा। अब त्वचा के कार्य चल रहे हैं हरफनमौला, एक से अधिक कार्य है, शरीर का सुरक्षा भी हो गया, शरीर का तापमान भी हो गया, इसके अलावा आपके खाद्य संग्रह भी हो गया, निश्चित आकृति भी हो गई, उत्सर्जन भी हो गया, उपयोगी पदार्थों का भी श्रावण हो गया और गमन भी हो गया, और कंकाल निर्माण में हम एक लाइन लिख देंगे कि त्वचा की डर्मिस, त्वचा की डर्मिस के संयोजी ऊतक से, डर्मिस के संयोजी ऊतक से कलाजात अस्थियों का निर्माण होता है, कलाजात अस्थियों का निर्माण होता है। त्वचा की डर्मिस जो भाग है, उसका जो संयोजी ऊतक है, उससे कलाजात अस्थियों का निर्माण होता है। अगला बेटा इसी में अगला पॉइंट हो जाएगा बेटा आपका अवशोषण। नवा पॉइंट लिख लिया बेटा आपने, अगला है अवशोषण।
अवशोषण में देखिए बेटा, अगला पॉइंट हो जाएगा बेटा आपका अवशोषण। पॉइंट नंबर 9 अवशोषण। देखिए त्वचा जो है अब अवशोषण का कार्य कैसे करती है ये देखिए आप। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि त्वचा है, हम बेटा जब चोट लग जाती है, चोट लग गई हमारे, यानी अंदर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, हम डॉक्टर के पास गए, ये डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, कॉमन सेंस की बात है, वैसे ही घर वाले कह दिया कोई यानी कि चोट का आम यानी पेन किलर यानी कि एक ट्यूब ले आए, दवा ले आए, हम जाते हैं भाई या तो मूव दे दो, फास्ट रिलीफ दे दो, या किसी और कोई भी हम मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं इसमें। आए लगा मालिश, मालिश की, अब मालिश ऊपर कर रहे हैं, फायदा ऊतक में हो रहा है, किसमें हो रहा है बेटा, ध्यान से वाली बात है, ऊतक में हो रहा है, मालिश कर रहे हैं, हमें रिलीफ कहाँ मिल रहा है, अंदर वाली चोट में, बाहर वाली चोट में नहीं, अंदर वाली चोट में। किसके कारण, अवशोषण के कारण। तेल की मालिश करते हैं हम, अवशोषित कौन करता है, ऊतक, फायदा किसको हो रहा है, आंतरिक अंगों। तो हमारी जो त्वचा है ये अवशोषण का भी कार्य करती है, यानी त्वचा पदार्थों के लिए पारगमन होती है, कुछ पदार्थों के लिए पारगम होती है, त्वचा कुछ पदार्थों के लिए, लिख लीजिए इसमें, त्वचा कुछ पदार्थों के लिए, कुछ पदार्थों के लिए पारगम्य होती है, पारगम्य होती है, त्वचा कुछ पदार्थों के लिए पारगम्य होती है, अतः तेल से मालिश करने पर, अतः तेल से मालिश करने पर, मालिश करने पर त्वचा के, त्वचा त्वचा जो है मालिश करने पर त्वचा अवशोषण करके, किसका, तेल का अवशोषण करके ऊतकों को, किसको, ऊतकों को लाभ पहुंचाती है, ऊतकों को लाभ पहुंचाती है, लाभ पहुंचाती। ठीक है साहब, त्वचा जो है कुछ पदार्थों के लिए पारगम होती है, मैंने अभी समझा दिया आपको, तो ये अवशोषित करके ऊतकों को लाभ पहुंचाती है। अगला पॉइंट हो जाएगा बेटा आपका उद्दीपन ग्रहण, 10वां, उद्दीपन ग्रहण। देखो बेटा, स्पर्श किया तुरंत उद्दीपन, क्यों, स्पर्श इंद्रियां पाई जा रही है, त्वचा से क्या पाई जाती है, स्पर्श इंद्रियां, तो ये उद्दीपन ग्रहण करती, धूप लग रही है हमें, संवेदना को ग्रहण करने का कार्य करती है, उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य करती है। इसमें लिख बेटा, त्वचा में उपस्थित संवेदनांग, त्वचा में उपस्थित संवेदनांग, संवेदनांग उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं, उद्दीपनों को ग्रहण करने का, ग्रहण करने का कार्य करते हैं। कोई भी पूरी वस्तु छूती है तो हमें पता चल जाता है, कोई और ने वस्तु स्पर्श करती है तो भी हमें पता चल जाता है। जो त्वचा में जो उपस्थित संवेदनांग है, गर्म पानी डाला तुरंत पता चल गया, ठंडा डाला तुरंत पता चल गया, तो संवेदनांग जो है ये उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। अगला है बेटा दांतों का निर्माण, दांतों का निर्माण। देखिए बेटा, दांतों के कुछ भागों का निर्माण डर्मिस के द्वारा होता है, दांतों के कुछ भागों का निर्माण, कुछ भागों का निर्माण डर्मिस द्वारा होता है, डर्मिस द्वारा होता है। तो ये भी त्वचा का ही भाग है डर्मिस, जो दांतों का निर्माण कर रहा है। अगला टॉपिक हो जाएगा बेटा इसमें लैंगिक आकर्षण। कौन सा हो जाएगा बेटा, लैंगिक आकर्षण, और इसके बाद हो जाएगा पुनरुत्पादन
लैंगिक आकर्षण और पुनरुद्भवन। अगला टॉपिक है बेटा इसी में लैंगिक आकर्षण। देखिए बेटा 12वां आएगा लैंगिक आकर्षण। देखिए बेटा लैंगिक आकर्षण में तो बेटा रोम जो है, बालों का रंग, हमारी त्वचा का रंग, बाल जो है इनका रंग, हमारी त्वचा का रंग गोरा या काला, इसके अलावा भक्षण ग्रंथियों से स्रावित जो गंध है वो लैंगिक आकर्षण का कार्य करते हैं, अर्थात लैंगिक आकर्षण में सहायक होते हैं। एक लड़की लड़की के प्रति अट्रैक्शन, एक लड़का एक लड़की के प्रति अट्रैक्शन, ये है लैंगिक आकर्षण। नर मादा की ओर, मादा नर की ओर, ये है लैंगिक आकर्षण। ठीक है बेटा, तो इसमें लिख देंगे त्वचा में स्थित बालों का रंग, लिखते चलो साथ में, त्वचा में स्थित बालों का रंग, त्वचा का रंग, त्वचा का रंग, मूलाधार या वक्षण ग्रंथियों, वक्षण ग्रंथियों से स्रावित गंध, से स्रावित गंध लैंगिक आकर्षण में, लैंगिक आकर्षण में सहायता करती है, सहायक है। ये देखिए आप सीधे। अगला बेटा लैंगिक आकर्षण समझ में आ गया होगा बेटा आपको, ये त्वचा का जो रंग है, बालों का जो रंग है, इसके अलावा भक्षण ग्रंथियों से स्रावित जो गंध है, ये सभी के सभी लैंगिक आकर्षण में सहायक होते हैं। लास्ट पॉइंट है बेटा आपका पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन देखिए हमारे को चोट लग जाती, ध्यान से सुनो, चोट लग गई, स्किन हटेगी नहीं हटेगी, थोड़ा घाव हो गया कोई भी तो घाव होगा तो स्किन हटेगी नहीं हटेगी, लेकिन कुछ समय पश्चात वो स्किन वापस से आ जाती है। क्यों? ध्यान करो, हिस्टोलॉजी में जाकर, कहां? हिस्टोलॉजी में जाकर, जहां हमने एपिडर्मिस का अंदर ही अंदर वाला पार्ट, अंकुरण स्तर, जो मेलपी स्तर का अध्ययन किया था, उसमें मैंने बताया था कि इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है, जिससे ये जो त्वचा है अंदर से बाहर की ओर आती हुई रहती है। ठीक, इसे हम पुनरुद्भवन कहेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि चोट लग जाने पर, चोट लग जाने पर त्वचा की जो एपिडर्मिस है उसमें पुनरुद्भवन के द्वारा घाव को भरने की अपार क्षमता पाई जाती है। इसमें लिखेंगे बेटा चोट लग जाने पर, चोट लग जाने पर त्वचा की एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस में पुनरुद्भवन द्वारा, पुनरुद्भवन द्वारा घाव को भरने की, घाव को भरने की अपार क्षमता, अपार क्षमता पाई जाती है। ठीक है बेटा, तो त्वचा में जो त्वचा है यह शरीर में अनेक कार्यों को करती है, इसलिए हम इसे शरीर का हरफन वाला अंग कहते हैं। अब ये आपका पहला जो चैप्टर था इम्यूनोलॉजी फर्स्ट का, ये आपका समाप्त हो चुका है। देखिए बेटा मैंने पहले बताया इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो सीधे से पूछ लिया जाएगा कि त्वचा का कार्य बताइए, या क्वेश्चन जो आएगा 2 नंबर का वो ऐसे भी आ सकता है कि त्वचा को शरीर का हरफन वाला अंग क्यों कहते हैं समझो। त्वचा को शरीर का हरफन वाला अंग क्यों कहते हैं समझाइए। तो इसमें हम ये अंगों का नाम लिख देंगे बेटा। देखो स्किन जो है
यह शरीर में अनेक कार्यों को संपादित करती है। जैसे सबसे पहले थी आपकी शरीर की सुरक्षा, तो शरीर की सुरक्षा करने का कार्य करता है। शरीर के तापमान का नियंत्रण, शरीर के तापमान का भी नियंत्रण करती है कौन? इसके मतलब त्वचा। इसके अलावा निश्चित आकृति, शरीर को निश्चित आकृति प्रदान करती है। खाद्य संग्रह, वसा जो ऊतक है वो वसा का संग्रह करने का कार्य करता है। उपयोगी पदार्थों का श्रावण, तेल, मोम, दूध और विटामिन डी का संश्लेषण भी त्वचा के द्वारा किया जाता है। और उत्सर्जन, तो पसीने के रूप में त्वचा उत्सर्जन का भी कार्य करती है। करती नहीं करती है? उत्सर्जन का भी कार्य हो गया साहब। इसके अलावा गमन में भी सहायता करती है, जो कोमल और ऐसी होती है यानी कि लचीली होती है। गमन के अलावा ये कंकाल का निर्माण करती है, ये दांतों का निर्माण करती है, ये उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य करती है, ये लैंगिक आकर्षण करती है। और इसके अलावा क्या हो जाएगा बेटा आपके सामने, यानी कि पुनरुद्भवन। तो त्वचा जो है ये शरीर में अनेक कार्यों को संपादित करती है, इसलिए त्वचा को शरीर का हरफनमौला अंग कहते हैं। लास्ट लाइन में ये लिखेंगे हम, त्वचा शरीर में अनेक कार्यों को संपादित करती है, त्वचा शरीर में अनेक कार्यों को संपादित करती है, इसीलिए त्वचा को शरीर का हरफनमौला अंग ऑलराउंडर कहते हैं। अब ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आती होगी कि त्वचा को हरफनमौला अंग क्यों कहते हैं, क्योंकि जो त्वचा जो है ये शरीर में अनेक कार्यों को संपादित करती है, इसलिए हम इसे त्वचा को यानी कि शरीर का हरफनमौला अंग कहते हैं। ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट है, ये 7 अंक की है, एक 4 नंबर का आएगा, एक 2 नंबर का और एक 1 नंबर का। 1 नंबर में इस चैप्टर में से एक रेटिपेक्स बनता है, श्रृंगी भवन बनता है, विटामिन डी का संश्लेषण किस ग्रंथि के द्वारा होता है, ये भी प्रश्न अच्छा है। त्वचा को हरफनमौला अंग क्यों कहते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। इस चैप्टर के अंदर किसी को कोई समस्या हो तो वो पर्सनल नंबर पर या किसी अन्य नंबर पर